अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। मैं हूं रिजवान अली अहमद। नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ हूंगा समी इकबाल और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र पहुंच गए। काहिरा एयरपोर्ट पर मिस्र के वजीर बराए पब्लिक बिजनेस सेक्टर मोहम्मद शमीमी ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म D8 सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मजबूत मईशत के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने समेत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों में सरमायाकारी की अहमियत उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इसराइली जारहियत, गजा और लबनान में इंसानी बहरान और तामीर नौ के चैलेंजेस पर होने वाले खुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। यूनान कश्ती हादसे समेत मुतादिद हादिसात में पाकिस्तानी शहरी जान से गए। 1 साल के दौरान ऐसे वाकयात में पाकिस्तानियों के मुलव्वस होने से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। इंसानी स्मगलर्स मुल्क की बदनामी का बायस हैं। रोकथाम के लिए सख्त इकदाम करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म काहिरा में नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची की मुलाकात। तिजारत, इक़्तिसादी ताउन और अवामी राब्तों के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का अयादा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बीजिंग में आए सॉफ्ट स्टोन पार्क का दौरा। ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर को कंपनी के जदीद तरीन मसनूआत, सर्विसेज और टेक्निकल सोल्यूशन समेत वस्ती एशिया में मनसूबों पर ब्रीफिंग। सी पैक की तामीर में टेक्नोलॉजी के इंतजाम के बारे में भी आगाह किया गया। माशी मैदान में कामयाबियों का सिलसिला जारी। करंट अकाउंट का 10 साल बाद सरप्लस होना दुरुस्त इक्तिसादी पॉलिसीज का नतीजा। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। बरामदी शोबे में भी मुस्बत रुझान। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इक्तिसादी राब्ता कमेटी से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में 1 हफ्ते के अंदर तजावुजात खत्म करने का हुक्म। मंजूर शुदा डिजाइन और मुकर्ररा जगह पर जदीद रेडी बाजार के क़याम को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सदारत में इजलास। सफाई, सेहत, तालीम, प्राइस कंट्रोल और आउटसोर्स स्कूल्स की मॉनिटरिंग का जायजा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से सऊदी शूरा कौंसिल के चेयरमैन की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और तवानाई के शोबे में ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का अज़्म। पाकिस्तान हमारा मुखलिस दोस्त है। आला सतह वफूद के तबादलों से इदारा जाती रवाबित को तक़वियत मिलेगी। डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अश-शेख। स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती अमल में किरदार अदा करने की पेशकश। दोनों अतराफ के अरकान काबिल एहतराम हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलखी खत्म कराने और मुल्की मफाद में बातचीत के लिए मेरी खिदमात हाजिर हैं। सरदार अयाज सादिक। मुज़ाकरात मुस्बत रवैये और खुले जहन से होते हैं, हठधर्मी से नहीं। एक जमात ने जमहूरी अक़दार के बरखिलाफ इंतशार को फ़रोग़ दिया। PTI में क़यादत का फुक़दान है। अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाना पड़ेगी। पहले अपनी क़यादत को मुज़ाकरात के लिए कायल करें। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। अंदरूनी मामलात में किसी को भी दखल अंदाजी की इजाजत नहीं दी जा सकती। बानी PTI की रिहाई के लिए बैरूनी लॉबी काम कर रही है। इनका मुल्क दुश्मनी का एजेंडा बुरी तरह नाकाम होता रहेगा। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम के फलाह के लिए कोई काम नहीं किया।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन। शोहदाए वतन को पूरी कौम का सलाम। 71 की जंग के हीरो लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मेजर जनरल आकिफ इकबाल की लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद के मजार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत और अस्करी क़यादत का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। मशरक़े वुस्ता में सयूनी जारियत, गजा पर इजरायली फोर्सेस की ताज़ा बमबारी, 38 फ़लस्तीनी शहीद, 203 जख्मी। बैतुल्लाहिया पर इजरायली हमले में 11 फ़लस्तीनी शहीद। कमाल अदवान हस्पताल में हमले के बाद आग लग गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों को हक़ के खुदरादियत देने के लिए करारदाद मंजूर। दोहा में जंग बंदी मुज़ाकरात, लेबनान में जंग बंदी के बावजूद इजरायली फोर्सेस की बमबारी, मुतादिद अफराद जाँ बहक। मकबूजा कश्मीर की अबतर सूरत हाल, भारतीय हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से कश्मीरियों के वसाइल लूट रही है। नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की जेलों में गैर इंसानी सूरत हाल का सामना। हजारों कश्मीरियों की भारत की दूर दराज जेलों में मुंतकली, बरसों से मुकदमात की समाअत भी नहीं हो सकी। इंसानी हुकूक की तंजीमें कश्मीरियों की हालत इज़हार का नोटिस लें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तहरीके आज़ादी कश्मीर के मुमताज़ रहनुमा चौधरी गुलाम अब्बास की बरसी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मज़ार पर फातिहा खानी। चौधरी गुलाम अब्बास इलाके पाकिस्तान के मजबूत दाई और कश्मीरियों के हुकूक के पासबान थे। आज़ादी कश्मीर और नजरिया तकमील पाकिस्तान का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। बांग्लादेश की नई खारिजा पॉलिसी भारत के लिए तशवीश का बायस। कॉन्सुलेट पर हमले के बाद सिफारती ताल्लुकात कशीदा। उबूरी हुकूमत का भारत से टेलीकॉम मुआहिदा मनसूख करने का हुक्म। गोदी मीडिया गुमराह कुन मालूमात फैलाकर बांग्लादेश को गैर मुस्तहकम करने की साजिश में मसरूफ। ढाका और इस्लामाबाद के दरमियान गहरे ताल्लुकात भारत के लिए परेशानी का बायस। रोमानिया में पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की कमिश्निंग तकरीब। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी की शिरकत। बैक वक्त सतह आब, ज़ेर आब और फिजा में जंग लड़ने की सलाहियत से लैस डिफेंस सिस्टम के साथ जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी शिप और एंटी एयर वॉरफेयर सलाहियतों का हामिल है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी का राज। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वनडे क्रिकेट सीरीज दूसरा मैच कल केप टाउन में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पारल में पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 3 विकेटों से कामयाबी समेटी। कायदे आजम बैनुल सूबाई गेम्स, पंजाब 77 सोने, 50 चांदी और 36 कांसी के तमगों के साथ सरे फहरिस्त। खैबर पख्तूनख्वा 24 गोल्ड, 29 सिल्वर और 37 ब्रोंज मेडल्स के साथ दूसरे और सिंध 14 तिलाई, 25 चांदी और 31 कांसी के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर। और यूएस जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। अंडर 11 का फाइनल मोहम्मद हरमास अली राजा के नाम। गर्ल्स अंडर 13 में महनूर अली कामयाब। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे इन्हीं खबरों की डिटेल्स की जानिब। सबसे पहले अहम खबर आपको देते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 8 तरक्की पजीर ममालिक के 11वें सरबराह इजलास में शिरकत के लिए काहिरा पहुंच गए हैं। काहिरा एयरपोर्ट पर मिस्र के वजीर बराए पब्लिक बिजनेस सेक्टर मोहम्मद शमीमी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया।
वज़ीर-ए-आज़म D8 सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इसराइली जारहियत, गजा और लबनान में इंसानी बहरान और तामीर नौ के चैलेंजेस पर होने वाले खुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो मिस्र के वज़ीर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज मोहम्मद शमी ने और काहिरा में पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले ने हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। 11वीं D8 समिट का मौजू नौजवानों में सरमायाकारी और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को फरोग देना, कल की मैशत की तश्कील है। सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म एक मजबूत और जामे मैशत की तश्कील के लिए नौजवानों और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज SMEs में सरमायाकारी की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए रोजगार की फराहमी, जिद्दत की फरोग और मकामी कारोबार की तरवीज की बुनियादों पर मजबूत और शराकतदारी पर मबनी मईशत के लिए नौजवानों और छोटे और दरमियाने तबके के कारोबार में सरमायाकारी की अहमियत को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 के वज़ा करदा बुनियादी असूलों पर तावन और अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तान के मजबूत आज़म का इजहार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक के माबैन बाहमी इस्तफादे और तरक्की के लिए शराकतदारियों के साथ साथ ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत में भी तावन की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों को बाख्तियार बनाने और उनकी माशी तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात पर भी रोशनी डालेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इसराइली जारहियत और वहशियाना बर्बरियत के नतीजे में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, इंसानी बहरान और गजा और लबनान में तामीर नौ बहाली के मसाइल पर मुनक्किदा D8 के ख़ुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ देते हुए मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम की अहमियत पर जोर देंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातों में तिजारती रवाबित के फरोग और सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और माविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। 1997 में इस्तांबुल में कायम की गई D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे डेवलपिंग 8 भी कहा जाता है, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तरक्याती ताउन की एक तंजीम है। इस तंजीम का मकसद रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना है ताकि इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके और ज़राअत, तिजारत, नक़्लो अमल, सनत, तवानाई और सियाहत में बेहतरी लाने और ताउन बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए मियार ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया जा सके। G8 इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास से न सिर्फ रुकन ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि माशी इस्तेहकाम के हवाले से भी मौक़े मुयस्सर आएंगे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, काहिरा, मिस्र। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग और पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क जाने का झांसा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। यूनान में कश्ती उलटने के हादसे में पाकिस्तानियों के जाम बहक होने और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता एक साल में दुनिया भर में ऐसे तमाम वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली जिनमें पाकिस्तानी मुलव्विस पाए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने 2023 के कश्ती उलटने के हादसे के बाद ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी करते हुए इस अमल में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2023 में यूनान के इसी इलाके में एक दर्दनाक वाक़या हुआ जिसमें 262 पाकिस्तानी जान से गए। इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनती है, जिसे रोकने के लिए ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने IBMS निज़ाम के फौरी नफाज की भी हिदायत की। इजलास में इंसानी स्मगलिंग और इसकी रोकथाम के हवाले से किए गए इक़दामात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि अब तक 174 केसेस को अदालत में पेश किया जा चुका है, जिनमें से 4 को सज़ा हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से अवामी आगाही के लिए चलाई गई मुहिम की तफसीलात भी तलब कर ली। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताएंगे कि नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की काहिरा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। मुलाकात में दोनों जानिब से तिजारत, इक़्तिसादी ताउन और अवामी राब्तों को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इयादा करते हुए फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती किया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बीजिंग में आई सॉफ्ट स्टोन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा किया। उन्हें कंपनी की जदीद तरीन मसनूआत और सर्विसेज समेत वस्ती एशिया में कंपनी के मंसूबों और CPEC की तामीर में टेक्नोलॉजी के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। फरीकैन ने IT के शोबे में मुस्तकबिल में ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया।
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सी पैक के दूसरे मरहले के लिए रोड मैप तैयार करने के हवाले से नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में पाकिस्तानी और चीनी माहिरीन की 14 रोज़ा वर्कशॉप का बीजिंग में इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत सी पैक के तहत तमाम मनसूबों और माहिरों की तकमील के लिए पुरअज़्म है। सी पैक पाकिस्तान की माशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। एहसन इकबाल ने तवानाई, बुनियादी ढांचे और डिजिटल कनेक्टिविटी में नुमायां कामयाबियों पर जोर दिया। एहसन इकबाल ने इक़्तिसादी तरक्की, टेक्नोलॉजी और इलाकाई रवाबित में चीन के साथ ताउन को वुसअत देने के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने कहा कि मुश्तरका काविशों से इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिल सकता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि गुज़िश्ता करंट अकाउंट का 10 साल बाद सरप्लस होना दुरुस्त इक़्तिसादी पॉलिसीज़ का नतीजा है। उन्होंने कहा कि महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि यकीन है कि तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से भी बढ़ जाएंगी। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए, जिनमें ज़राई शोबे, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इक़दामात शामिल हैं। फैसलों में दरामदी यूरिया सब्सिडी की बकायाजात के लिए 10 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। तामीराती ग्रांट की मदद में 1.88 अरब रुपए वजारत हाउसिंग के मनसूबों के लिए मुख्तस किए गए। डिजिटल मैशत के लिए 2.02 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। ज़राई शमसी ट्यूबवेल्स के लिए 14 अरब रुपए, पेंशन फंड के लिए 30 मिलियन रुपए की भी मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मरम्मत, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड की तंजीम नौ और मुख्तलिफ वजारतों के मंसूबों के लिए तकनीकी ग्रांट्स भी मुख्तस की गई। इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है। जो नवंबर का अभी कल जिक्र हुआ करंट अकाउंट सरप्लस का, और ये 10 साल की बाद इस लेवल पे हम पहुंचे हैं। बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह इस साल हम 35 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल रेमिटेंस फ्लो इन द कंट्री। और इन सब की वजह से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हम इंशाल्लाह 3 months ऑफ इंपोर्ट कवर को टच करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि महंगाई में नुमाया कमी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जानिब पेशरफ्त हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। इन्फ्लेशन भी ये तकरीबन 6.5 साल पहले 5% के करीब थी, which has now touched 4.9% in November 24. वज़ीर ख़ज़ाना ने मुतल्लिका इदारों को अशिया ज़रूरिया के मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने और गैर ज़रूरी कीमतों के इजाफे के सद्देबाब के लिए इक़दामात करने की भी हदायत की। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे भर में एक हफ्ते के अंदर तजावुज़ात खत्म करने और मंजूर शुदा डिज़ाइन और मुकर्ररा जगह पर जदीद रेडियो का क़याम यकीनी बनाने की हिदायत की है। लाहौर में इजलास के दौरान वज़ीर आला को सफाई, सेहत, तालीम, प्राइस कंट्रोल और आउटसोर्स स्कूल्स की मॉनिटरिंग समेत मैरिज एक्ट की पाबंदी, तजावुज़ात और पार्क्स की सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला ने कहा कि करप्शन के खिलाफ मुहिम और सिस्टम की बेहतरी के लिए लाहे अमल तय किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस और बाइक सवार के लिए हेलमेट समेत ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाने के अहकाम दिए। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से सऊदी शुरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अश-शेख ने वफ्द के हमरा इस्लामाबाद में मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल में सऊदी अरब के लिए मोहब्बत और एहतराम के जज्बात हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से तजारत, सरमायाकारी, दिफा, तवानाई, तालीम और दीगर शोबों में मुआवनत खुशाइंद है। पाकिस्तान सऊदी अरब के तजुर्बात से इस्तेफादा करने का ख़्वाह है। सऊदी शुरा काउंसिल के चेयरमैन का कहना था कि पाकिस्तान हमारा मुखलिस दोस्त है और आला सतह वफूद के तबादलों से इदारा जाती रवाबित को तक़वियत मिलेगी। और सऊदी शुरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अश-शेख ने इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की और पार्लिमानी रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि सऊदी शुरा काउंसिल के चेयरमैन का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों की पार्लिमानों में ताउन के फरोग में अहम संग मील साबित होगा। इससे पहले सऊदी अरब की शुरा काउंसिल के चेयरमैन वफ्द के हमरा पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो स्पीकर अयाज सादिक ने उनका खैर मकदम किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान काबिल एहतराम हैं। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ।
अपने वीडियो बयान में उनका कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन तलखी के खात्मे और मुल्की मफाद में बातचीत करना चाहें तो मेरी खिदमत हाजिर हैं। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। और यहाँ पर बुलेटिन में आपको अपडेट करते हैं कि कौमी असम्बली के आज के इजलास की कार्रवाई क्या रही। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर गुलाम मुर्तज़ा शाह की ज़ेर सदारत हुआ। IT की वज़ीर शिज़ा फातिमा ने कहा कि IT के शोबे से बहुत से कारोबार वाबस्ता हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इंटरनेट की रफ्तार में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जितनी आज़ादी राय है किसी और मुल्क में नहीं है। पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। शिज़ा फातिमा ने कहा कि PTA खुद मुख्तार इदारा है जो रेगुलेटर के तौर पर इंटरनेट पर गैर मुनासिब मवाद का जायजा लेता है। हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वो इस मुल्क की IT इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, इंश्योर करना है कि कैसे डिजिटाइजेशन जो है उससे हम उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटी जो अनलॉक करनी है पाकिस्तान की, चाहे वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, सोशल अपॉर्चुनिटी है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स की जो हमारी एक एसेट है उसको हमने उसकी पोटेंशियल अनलॉक करनी है। ये हमारा बुनियादी मकसद है। इसके ऊपर ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना करेंगे। कौमी असम्बली ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का बिल मंजूर कर लिया। बिल वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने पेश किया। कौमी असम्बली का इजलास अब कल सुबह 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से थरपारकर से रुकने सिंध असम्बली फकीर शेर मोहम्मद बिलालारी ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की और मिट्टी के अवामी मसाइल और उनके हल पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP घोटकी के रहनुमा और पेट्रोलियम एंड सोशल डेवलपमेंट कमेटी घोटकी के चेयरमैन अब्दुल बारी खान पताफी ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में घोटकी की सियासी सूरत हाल के अलावा जिले में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों की तकमील पर बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के वजीर मोहम्मद अली मलकानी ने मुलाकात की और अपने महकमे की कारकर्दगी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सिंध का इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ 74 इकसाम के जानवरों के अद्वियात खुद तैयार करता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से जबरैन अली मलकानी ने भी मुलाकात की। यहाँ पर अहम खबर आपको देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुल्फिकार अली भुट्टो को सजाए मौत देने के खिलाफ सदारती रेफरेंस में इजाफी नोट तहरीर करते हुए कहा है कि ट्रायल और एपलेट कोर्ट्स ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए। उस वक्त के गैर मामूली सियासी हालात में दबाव ने इंसाफ का अमल मुतासिर किया। जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतालिक रेफरेंस शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने ना आता मगर कुछ वाकयात इसका मौजब बने। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने 6 मार्च 2024 को भुट्टो रेफरेंस में राय देते हुए उनके ट्रायल और दी जाने वाली सजा को आइन और कानून, बुनियादी हुकूक और शफाफ ट्रायल के उसूलों के मुनाफी करार दिया था। वफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल की बात की है। PTI के बयानात में संजीदगी नजर नहीं आती। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि PTI वाले संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। इससे पहले वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने पाकिस्तान में चीन के सफीर जोंग जी डोंग के हमरा रावलपिंडी में पीर मेहर अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दौरा किया। उन्होंने नुमाइश हॉल, लेबॉर्ट्रीज और स्प्रिंकलर आबपाशी निज़ाम का भी मुआयना किया। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बदकिस्मती से एक जमात ने जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ इंतशार को फरोग दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत रवैये और खुले जहन से होते हैं, हठधर्मी से नहीं।
ज़रूर हाथ में लाएं, लेकिन बात वो करें जो सियासत को, मामलात को आगे ले जाने वाली हो। हट दर्मी के निकात उसके अंदर ना रखें। ये नहीं हो सकता है कि जी फॉर्म 47 की बात करें और 45 की बात करें और हमारा मैंडेट हमें दे दें और जेलों के दरवाजे खोल दें। किस तरह हो सकता है? आपके केसेस चल रहे हैं, किनारे आ लगे हैं, बड़े बड़े खुले केसेस हैं। माफ़ी की बुनियाद पे अगर आपने गुफ्तगू करनी है तो मुश्किल से आगे चलेगी। आप जमहूरियत के लिए करें, इकानमी के लिए करें, माहौल को ठीक करने के लिए करें, पार्लियामेंट के अंदर का जो माहौल है, फ़ज़ा है, ठीक करने के लिए करें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई एक इंतशारी टोला है जो अपने मफाद के लिए हर बार इस्तेमाल करना चाहता है। एक बयान में उन्होंने कहा कि तहरीक इंतशार की नाकामियों का मलाल करने वाली अलीमा खान को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके भाई अपने जराइम की सजा भुगत रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज और फसाद की नाकामी के बाद ये अनासिर लाशों का झूठा बयानिया बनाकर अपने किए गए पर पर्दा नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन को तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड समेत अपनी चोरी का हिसाब देना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बानी पीटीआई की सियासत इंतशार और एनार्की फैलाने की सियासत है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का मामला मुल्की अदालतें तय करेंगी। तफसील बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जेल में बैठा शख्स बार बार डील की बातें और जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही है, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें, और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, ढील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफ़ी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूँ, और पिंजरे से बाहर निकालने का जो फैसला है वो अदालतों ने करना है। इससे पहले सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने BRT मंसूबे के तहत येलो बस सर्विस डिपो के तामीराती काम का जायजा लिया। उनका कहना था कि ये पहली BRT होगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बसेस पर मुश्तमिल होगी और नई बसें अप्रैल तक आ जाएंगी और ये मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाजरीन, एक मिसाल है कि दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत। कुछ ऐसा ही पीटीआई के साथ भी है जो खैबर पख्तूनख्वा में किसी को भी इंसाफ और उनका हक देने में नाकाम रही है, ताहम एक कैदी को छुड़ाने के लिए विफाक पर चढ़ाई करना जायज समझती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा इस्लामाबाद के डी चौक में देखने को मिला जब खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमतों के साथ सूबाई हुकूमत की मुसलसल नाइंसाफी के खिलाफ बड़ी तादाद में लोकल काउंसिल एसोसिएशन के ओहदेदारों ने एहतजाज किया। इस मौके पर काउंसिल के सदर हिमायतुल्लाह मायार ने कहा कि हमने बार बार खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी मुजाहरे किए, अडियाला जेल के बाहर भी एहतजाज किया जिसकी पादाश में हमारे कुछ साथी गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आइन और कानून को नहीं मानती। गुज़श्ता 3 बरसों से अवाम के मुंतखब करदा बल्दियाती इदारों को कोई फंड नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से सूबे के शहरों और देहात में निचली सतह पर अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। इस मद में साल 2022-23 में 34 अरब रुपए रोके गए, जबकि 2023-24 में भी बल्दियाती हुकूमतों के लिए मुख्तस 27 अरब रुपए फ्राहम नहीं किए गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का फैसला महफूज कर लिया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। समाअत के दौरान वकला सफाई ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म 27 फरवरी को आयद की गई थी। इस्तिगासा की जानिब से इस केस में कुल 35 गवाह पेश हुए। पीटीआई के वकला समेत समाअत के दौरान मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की सरकारी कंपनीज ने गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही में 102 अरब रुपए का मुनाफा कमाया और सरकारी इदारों की आमदन 15% बढ़कर 7 खरब रुपए रही। OGDCL को सबसे ज्यादा 123.3 अरब रुपए मुनाफा रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तान पेट्रोलियम का मुनाफा 68.8 अरब, जबकि पावर सेक्टर का मुनाफा 50.7 अरब रुपए रहा। इसी तरह से नेशनल पावर पार्क्स का 36.3 अरब रुपए, जबकि पाक अरब रिफाइनरी का 35 अरब रुपए तक मुनाफा है। इनके अलावा लाहौर इलेक्ट्रिक, नेशनल बैंक, वापडा और पोर्ट कासिम में भी नुमाया मुनाफा रिकॉर्ड किया गया।
जंग 71 के हीरो लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। महफूज शहीद ने वाहगा अटारी सेक्टर के महाज पर जाम शहादत नोश किया था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर की मिसाली बहादुरी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का वतन से अहद वफा नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। रिपोर्ट करेंगे सईद वज़ीर। खसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। जनरल अफीसर कमांडिंग मेजर जनरल आतिफ इकबाल तकरीब के मेहमान खसूसी थे। उन्होंने शहीद के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। इस मौके पर पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद, अस्करी और सिविल हुकाम और शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने 8 मई 1963 को पाकिस्तान आर्मी की पंजाब रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। जंग 71 में लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद वागा अटारी सेक्टर में ऑपरेशन का हिस्सा थे। 17 दिसंबर की रात हदफ के हुसूल के दौरान आपकी कंपनी को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस अमल के दौरान आप शदीद जख्मी हो गए, लेकिन फिर भी हिम्मत न हारी और अपने जख्मों से बेनियाज आगे बढ़कर भारतीय मशीन गन्नर की गर्दन दबोचकर खुद से हलाक कर दिया। इसी दौरान इसी मोर्चे में मौजूद दुश्मन के सिपाहियों ने संगीन वार करके आपको शहीद कर दिया। शहीद की इस बहादुरी के एहतराफ में आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पिंड मलका। Honorable Foreign Ministers of D8 member states, Excellency Ambassador Ishaq Abdul Qadir Imam, Secretary General of D8, esteemed delegates, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good afternoon. It is indeed a great privilege to join you in Cairo, a city with great rich history, alongside with my colleagues and friends from D8 member states. I would like to thank Egypt for the very warm hospitality and for hosting this important meeting. The excellent arrangements and dedication of our Egyptian hosts have created the perfect setting for us to discuss ways to enhance economic cooperation. We welcome Egypt as the new chair of the D8 and look forward to working together to promote growth and prosperity. I am confident that this session will strengthen our partnerships and lead to meaningful progress for our collective prosperity. I also want to express our gratitude to Bangladesh for their leadership as chair over the past 3 years. Their efforts to encourage collaboration and growth among member states have been highly valuable. Distinguished Excellencies, ladies and gentlemen, earlier this year, I had the opportunity to engage with you all during the extraordinary Council of the Foreign Minister meeting on Gaza. Very sadly, the situation in Gaza has worsened with devastating loss of precious lives and injuries to large number of innocent civilians. The continued escalation of violence, including in Lebanon and Syria, is deeply concerning.
Pakistan calls for an immediate and unconditional end to such hostilities. The D8 Council of Ministers provides an important forum to discuss ways to respond to the ongoing humanitarian crisis in the Middle East. Pakistan is committed to increasing economic collaboration and boosting trade within the D8 member states. I am happy to note here that our Cabinet has approved the Protocol on Dispute Resolution Mechanism of D8 PTA. The Cabinet has also approved its operationalization, and we are ready to ratify it very soon. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, agriculture and food security are critical priorities for Pakistan and the D8 member states. In March 2023, we inaugurated the D8 Research Center on Agriculture and Food Security in Pakistan. We hope this center will serve as a hub for innovative research that benefits all D8 member states. Excellencies, tourism is another area with immediate potential. In August 2023, Pakistan hosted the third meeting in Islamabad, which resulted in the Islamabad Declaration on Tourism. This outlines clear commitments to implementing the D8 Comprehensive Strategy on Tourism. Excellencies, ladies and gentlemen, for the D8 to grow and thrive, it is vital to welcome new members in our family. Pakistan supports Azerbaijan's application for membership and hope that after the Commission's approval, the Council of Foreign Ministers will also endorse its membership in this meeting. We also hope that the criteria for the membership will be approved by the member states to welcome new members in this family. Finally, we commend the outstanding contributions of the D8 Secretariat, whose efforts have been instrumental in driving progress and fostering collaboration among member states. Under the leadership of the Secretary General Ambassador Imam, the Secretariat has worked tirelessly to advance the organization's goals and deliver meaningful outcomes. As Ambassador Imam concludes his term in December 2025, we express our deepest appreciation for his leadership and wish him all the continued success in the future endeavors. Excellencies, ladies and gentlemen, I also take this opportunity to put forward the nomination of D8 Secretary General from Pakistan, Ambassador Suhail Mahmood, for the term starting from 1st of January 2026. He is among the best of Pakistan's Foreign Service officers, having wide experience of multilateral diplomacy, and has been Pakistan's former Foreign Secretary. I hope that the Council of Foreign Ministers will approve his nomination. Excellencies, ladies and gentlemen, Pakistan is committed to the aims and objectives of the D8 organization. We look forward to working with all D8 member state family under Egypt's leadership. Together, we can build a stronger platform for economic collaboration and shared success. I thank you all. वज़ीर कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान गैर मशरूत तौर पर जंगबंदी का मुतालबा करता है। बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से, जहाँ सयूनी फोर्सेस की जारियत जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली फोर्सेस के हमलों में 38 फ़लस्तीनी शहीद और 203 जख्मी हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक शिमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में कमाल अदवान अस्पताल के करीब इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी बेघर फ़लस्तीनियों के रिहायशी इलाके पर की गई। बमबारी से कमाल अदवान अस्पताल भी शदीद मुतासिर हुआ और इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में आग भड़क उठी। गजा शहर में इसराइली जंगी जहाज़ों के शेलिंग से 3 शहरी शहीद और कई जख्मी हो गए। देर अल बलाह में खैमा बस्ती पर बमबारी में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा में इसराइल के एक और हमले में 1 फ़लस्तीनी शहीद और 2 बच्चों समेत 3 जख्मी हो गए। जनूबी गजा के इलाके रफा में इमारत मुनहदम होने से 2 इसराइली फौजी भी हलाक हो गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेज की छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए रायशुमारी पर मबनी करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई। फ़लस्तीनी खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद में इसराइली कब्जा नाजायज़ करार देते हुए इस हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की तौसीक़ की गई।
قرارداد کے حق میں 172 ملکوں نے ووٹ دیا جبکہ مخالفت میں صرف 7 ملکوں نے ووٹ دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے دوحہ میں مذاکرات جاری ہیں۔ مصر اور قطر جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کو امریکہ کی بھی حمایت حاصل ہے۔ فلسطینی گروپ نے بھی تصدیق کی ہے کہ دوحہ مذاکرات سنجیدہ اور مثبت طریقے سے ہو رہے ہیں۔ گروپ نے کہا ہے کہ اسرائیل نئی شرائط عائد نہ کرے تو جنگ بندی سے متعلق معاہدے کا امکان ہے۔ دوسری جانب لبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کی جانب سے جنوبی لبنان میں کئی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا جس میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے گیئر پیٹرسن نے شام میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ شام میں بشار الاسد کی معزولی کے بعد فوری طور پر انسانی بنیادوں پر امداد کی ضرورت ہے۔ سلامتی کونسل نے شام کا مسئلہ شامیوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تمام 15 اراکین کی جانب سے جاری متفقہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کا ایسا حل ضروری ہے کہ تمام شہریوں کو تحفظ فراہم کرے اور انہیں مستقبل کا تعین کرنے کے لیے بااختیار بنائے۔ رکن ممالک نے کہا ہے کہ وہ شام کی خود مختاری، آزادی، یکجہتی اور سرزمین کی سلامتی پر سختی سے کاربند ہیں۔ سلامتی کونسل نے شام اور اس کے پڑوسی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی عمل یا مداخلت سے گریز کریں جس سے ایک دوسرے کا امن برباد ہو۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارتی حکومت منظم طریقے سے کشمیریوں کے وسائل کو لوٹ رہی ہے۔ کے ایم ایس کے مطابق حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں منعقدہ ایک اجلاس میں قابض انتظامیہ کی طرف سے مختلف ہیلے بہانوں سے مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے زمینوں، جائیدادوں اور کاروباروں پر قبضے پر تشویش کا اظہار کیا۔ حریت رہنماؤں نے آزادی پسند کشمیریوں کی جائیدادوں کی ضبطی کی مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کے بڑھتے ہوئے بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مداخلت پر زور دیا۔ اقلیتوں کے حقوق کے عالمی دن کے موقع پر انسانی حقوق کی تنظیموں اور کارکنوں نے بھارت میں بی جے پی کے دور حکومت میں اقلیتوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے امتیازی سلوک پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اپنی رپورٹس میں بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے منظم تشدد، نفرت انگیز جرائم اور سرکاری سرپرستی میں امتیازی سلوک کو اجاگر کیا ہے۔ ضلع بارہ مولہ کے علاقے پٹن میں تاجروں نے بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سری نگر بارہ مولہ شاہراہ کو بند کر دیا۔ مظاہرین نے پٹن میں بجلی کی طویل بندش پر غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب مقبوضہ جموں و کشمیر میں نویں جماعت کی انگریزی کی نصابی کتاب سے شیخ نور الدین ولی کا باب ہٹا دیا گیا ہے جس سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے ممتاز رہنما رئیس الاحرار چودھری غلام عباس کی 57ویں برسی آج منائی گئی۔ راول پنڈی میں چودھری غلام عباس کے مزار پر مرکزی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے مزار پر حاضری دی۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں نعیم الاسد۔ تحریک آزادی کشمیر کے روح رواں رئیس الاحرار چودھری غلام عباس 4 فروری 1904 کو جموں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے یونیورسٹی لا کالج لاہور سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ چودھری غلام عباس تحریک آزادی کشمیر کے ایک عظیم رہنما اور پاکستان کے ایک مخلص سپاہی تھے۔ ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق چودھری غلام عباس کا ایک خواب تھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے زندگی کی آخری سانس تک جدوجہد کی۔ قائد ملت کا انتقال 18 دسمبر 1967 میں ہوا۔ چودھری غلام عباس نے کشمیر کی آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں دی اور ڈوگرا حکومت کے دور میں متعدد بار گرفتار بھی ہوئے۔ عبوری کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے چودھری غلام عباس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ الحاقی پاکستان کے مضبوط داعی تھے اور کشمیری مسلمانوں کے حقوق کے حقیقی ترجمان تھے۔ رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس کی برسی کی مرکزی تقریب ان کے مزار فیض آباد راولپنڈی میں ہوئی۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے ان کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب سے خطاب کے دوران مقررین نے چودھری غلام عباس کو تحریک آزادی کشمیر میں ان کے کردار اور قربانیوں پر انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ چودھری غلام عباس کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر ان کے ادھورے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ نعیم الاسد، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ بنگلہ دیش کی نئی خارجہ پالیسی بھارت کے لیے نیا چیلنج۔ بھارت بنگلہ دیش کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کے لیے متعدد خفیہ حربے استعمال کر رہا ہے۔ بھارت میں بنگلہ دیشی قونصلیٹ پر حملے کے باعث دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کشیدگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کا حامی میڈیا گمراہ کن معلومات استعمال کر کے بنگلہ دیش کو غیر مستحکم کرنے کی سازش میں مصروف ہے۔ دوسری جانب چٹاگانگ میں پاکستانی کارگو جہاز کی آمد اور پاکستانی درآمدات کے لیے کسٹم کے معائنے میں نرمی ڈھاکہ اور اسلام آباد کے درمیان گہرے تعلقات کا اشارہ ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے بڑھتے تعلقات بھارت کے لیے گہرے خدشات کا باعث بن رہے ہیں۔
بنگلہ دیش کی بری حکومت نے بھارت سے ٹیلی کام کا وسیع البنیاد معاہدہ منسوخ کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان غیر قانونی امیگریشن، مذہبی اقلیتوں کے حقوق اور پانی کی تقسیم کے معاہدوں جیسے مسائل پر بھی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ عبدالعلیم خان کی ہدایت پر ملک بھر کے اسپیشل اکنامک زونز کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں اجلاس کے دوران کراچی کے صنعتی زون کو پورٹ قاسم سے منسلک کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ چین کے علاوہ دیگر ممالک کا بھی ان صنعتی مراکز میں خیر مقدم کریں گے۔ اسپیشل اکنامک زونز میں ون ونڈو، سہولت سیکیورٹی اور گرین پاکستان انویسٹمنٹ کی طرز پر اقدامات ہوں گے۔ ہنر مند افرادی قوت ملک کا اثاثہ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن نے نوجوان نسل کو ہنر مند بنانے کے لیے ویب بیسڈ سافٹ سکل ٹریننگ ماڈیول پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد فیصل راؤ۔ یہ پروگرام سمندر پار پاکستانیوں کو بیرون ملک ماحول سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ چودھری صالح حسین نے کہا کہ افرادی قوت کو بااختیار بنانا پاکستان کو عالمی سطح پر مضبوط بنانا ہے۔ لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں ورک فورس کو جدید ترین تربیت فراہم کی جائے گی۔ Many of Pakistani immigrants are technically skilled but often struggle. This program addresses these gaps by preparing them with the tools to overcome cultural barriers, manage workplace challenges, and maximize their potential abroad. تقریب سے خطاب میں مینیجنگ ڈائریکٹر اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن نصیر خان کاشانی نے کہا کہ یہ ماڈیول ملک کی افرادی قوت کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ یورپی یونین کے نمائندے فلپ گروس نے کہا کہ پروگرام کی حمایت جاری رکھیں گے تاکہ بیرون ملک کام کرنے والوں کو ہنرمند بنایا جا سکے۔ تقریب کے اختتام پر پروجیکٹ ڈائریکٹر سعد الرحمان نے پروگرام کے مقاصد پر روشنی ڈالی اور دیگر شرکاء نے اپنی تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ اس طرح کے پروگرام بیرون ملک کام کرنے والوں کے لیے عالمی سطح پر بہتر مواقع حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ محمد فیصل راؤ، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ کی زیر صدارت پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں سرکاری سیکیورٹیز اور ٹریجری بلز کے سرپلس فنڈز کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے موجودہ ریٹس پر انویسٹمنٹ کے علاوہ لاہور اور اسلام آباد میں منصوبوں میں منسوخ شدہ اپارٹمنٹس اور دکانوں کی نیلامی کی منظوری دی گئی۔ چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مسعود احمد خان نے کوئٹہ کے دورے میں مشرقی بائے کارٹن فیکٹری کا افتتاح کیا اور اسمال گرانٹ چیک تقسیم کیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مسعود احمد خان کہتے ہیں پاکستان میں بزنس، ٹریڈ اور اکانومی میں بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ پاکستان کے معاشی اشاریے مثبت میں ہیں، سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے۔ آج پاکستان کے اندر معیشت کے سارے اشاریے مثبت نظر آ رہے ہیں۔ آج پاکستان کے ساتھ دنیا کے وہ ممالک جو پچھلے 8 سال میں پاکستان کا رخ نہیں کر رہے تھے، آج دوبارہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، پاکستان میں انویسٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ رانا مسعود احمد خان کا کہنا تھا پاکستان پر بار بار حملے ہو رہے ہیں، بار بار ایسے بیانیے لائے جاتے ہیں کہ جن سے کنفیوژن بڑھے، لیکن ہمارا عزم ملک کو ترقی دینا ہے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا کہنا تھا بلوچستان میں پیداواری سیکٹر میں ترقی کا وسیع پوٹینشیل موجود ہے، اگر صحیح مینج کیا جائے تو بلوچستان پورے ملک کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ ادھر پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت لہ -10، گوپس -8، سکردو زیارت -7، کلات -6، ہنزہ، گلگت دالبندین -5، استور کوئٹہ -4، کالام، راولہ کوٹ اور نوکنڈی میں
-3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, खेल में खुशामदीद, मैं हूं समी इकबाल। कायद-ए-आज़म बैनुल-सूबाई गेम्स में पंजाब को 163 मेडल्स के साथ बरतरी हासिल है। इस्लामाबाद में होने वाली गेम्स में पंजाब ने 77 सोने, 50 चांदी और 36 कांसी के तमगे हासिल किए। खैबर पख्तूनख्वा 90 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के पास 24 गोल्ड, 29 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। सिंध 14 तिलाई, 25 चांदी और 31 कांसी के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर है। बलोचिस्तान को 14 गोल्ड, 15 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल के साथ चौथी पोजीशन हासिल है। नाज़रीन, सिंध की टीम ने कायद-ए-आज़म बैनुल-सूबाई गेम्स में फुटबॉल का इवेंट अपने नाम कर लिया। जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेले गए फाइनल में सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा की टीम के खिलाफ 3-2 से कामयाबी समेटी। पहले हाफ में सिंध ने 2 गोल करके बरतरी हासिल की, जबकि दूसरे हाफ में खैबर पख्तूनख्वा ने कमबैक किया और 2 गोल करके ये मुकाबला बराबर कर दिया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। दोनों टीमों को इजाफी वक्त दिया गया। इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में सिंध ने गोल करके टाइटल अपने नाम किया। नाज़रीन, यूएस जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। अंडर 11 बॉयज और अंडर 13 गर्ल्स टाइटल्स जीत लिए। फिलाडेल्फिया में खेले गए इवेंट की अंडर 19-11 कैटेगरी का टाइटल मोहम्मद हरमास अली राजा के नाम रहा। फाइनल में हरमास अली ने अमेरिका के आल्ची बॉल को 11-8, 11-8, 11-8 और 11-2 से हराया। गर्ल्स अंडर 13 का टाइटल मानूर अली ने जीता। फाइनल में मानूर अली ने मिस्र की लिंडा अल सईद के खिलाफ 11-8, 12-10, 6-11, 11-6 से कामयाबी समेटी। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद से मुलाकात की। रियाद में होने वाली मुलाकात में सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने सऊदी हम मनसब को चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए दौरा पाकिस्तान की दावत दी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है, ताउन पर खुशी होगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के नायब वजीर खेल बदर बिन अब्दुर्रहमान अल कादी से भी मुलाकात की। मुलाकात में क्रिकेट के फरोग, प्लेयर्स डेवलपमेंट और स्टेडियम्स की तामीर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के नायब वजीर खेल को चैंपियंस ट्रॉफी और PSL के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल केप टाउन में खेला जाएगा। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल है। पाल में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेटों से कामयाबी समेटी। सीरीज का तीसरा वनडे इतवार को जोहान्सबर्ग में शेड्यूल है। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।